बंगाल की लड़ाई दिल्ली आई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घेराबंदी। कल तक ममता बनर्जी कोलकाता से हुंकार भर के कर रही थी और आज ममता के सांसद दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं और देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस इन सांसदों को वहां से हटाती हुई। ये सांसद है, देखिए कैसे इन सांसदों को हटाया गया है। महुआ मोइत्रा नजर आ रही है यहाँ पर, उनको हटाया गया है यहाँ से। इसके अलावा कई अन्य सांसद जो यहाँ पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। कल ही निशाने पर अमित शाह को ममता बनर्जी ने लिया था। अमित शाह को ममता बनर्जी की तरफ से नॉटी होम मिनिस्टर कहा गया था, बदमाश गृह मंत्री। ममता बनर्जी ने यह अमित शाह के लिए कहा था। ममता बनर्जी ने कल अमित शाह को सीधी चुनौती दी थी कि अगर बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीतिए, ईडी का इस्तेमाल करके नहीं। ये पूरा मामला गरमाया तब जब ईडी कल कोयला घोटाले मामले में जांच करने के लिए आईपैक के ठिकानों पर पहुंची। और आईपैक वो कंपनी है जो ममता बनर्जी का राजनीतिक कामकाज देखती है। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन? हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे जो भी करेंगे। क्या कहेंगे प्रदर्शन? हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे जो भी कर ले, जो भी कर ले। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे जो भी करेंगे। पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन? हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे जो भी कर ले, जो भी कर ले। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे जो भी करेंगे। पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन? हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे जो भी कर ले, जो भी कर ले। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे जो भी करेंगे। पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन? हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जीतेंगे जो भी कर ले, जो भी कर ले। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे जो भी करेंगे। पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे? तो बैटल ऑफ बंगाल है और बैटल ऑफ बंगाल में आज रणभूमि देश की राजधानी दिल्ली बनी है। तृणमूल कांग्रेस के ये सांसद आज सुबह सुबह गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंच गए, हाथ में पोस्टर लेकर, और वहीं धरना शुरू कर दिया। देखिए दफ्तर खुलने का समय होता है और ऐसे में जब दफ्तर में कर्मियों के आने का समय हुआ तब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले मान मुनव्वल की जा रही थी। सांसदों से बातचीत के जरिए वहां से हटने की अपील की जा रही थी, गुजारिश की जा रही थी, लेकिन टीएमसी के सांसद टस से पस नहीं हुए। टीएमसी के सांसद वहीं गृह मंत्रालय के बाहर जमे रहे और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसदों को जबरदस्ती यहां से हटाया है। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, बाकायदा जमीन पर लेट गए लेकिन जाने को तैयार नहीं, और इनको जमीन पर खींचते हुए और बाद में देखिए कैसे दोनों हाथ दोनों टांग से पकड़कर उठाकर दिल्ली पुलिस बस में ले जाती हुई। तो ये सांसद है तृणमूल कांग्रेस के। बैटल ऑफ बंगाल की रणभूमि आज सुबह राजधानी दिल्ली बनी है। तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है और जरा पवन से जानते हैं। पवन, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली की ठंड में सियासी पारा आज गरमा दिया। इस वक्त की तस्वीर क्या है? क्या अभी भी हटाने का यह सिलसिला तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जारी है या अब तक दिल्ली पुलिस सभी सांसदों को बस में बिठाकर यहां से ले गई? देखिए रोमाना, ठंड जब तक खत्म होगी धीरे धीरे तो वहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जो है वो अब जो मतगणना है या मतदान की तारीख है वो सामने आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले ठंड में राजनीतिक गर्मी तो होनी है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, यही वो गेट है, कर्तव्य भवन का गेट नंबर 1। तमाम दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल टीएमसी के तमाम जो सांसद थे उनको दिल्ली पुलिस यहाँ से
उठा के यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहाँ ले गई है, क्योंकि सुबह से ही वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। 10 बजे का समय है, 10 बजे के समय तकरीबन तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुँचते हैं, तमाम मंत्री जो हैं कर्तव्य भवन पर वो यहाँ पहुँचते हैं और अपना यहाँ काम करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पूरे गेट को पहले बंद किया हुआ था, क्योंकि यहाँ यहीं इसी गेट पर बैठकर तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिलहाल उनको यहाँ से दिल्ली पुलिस एक बस में बिठाल के यहाँ से और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना ले गई है। तमाम जो सांसद थे, चाहे वो महुआ मोइत्रा की बात करें, साकेत गोखले की बात करें, डेरेक ओब्रायन की बात करें, कीर्ति आजाद की बात करें, समेत 8 सांसद यहाँ सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड हुई और ईडी की रेड में आपने देखा कि वहाँ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं और लगातार एक फाइल लेके दफ्तर से बाहर निकलती हैं और आरोप लगाती हैं इसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डेटा है और बीजेपी ईडी के थ्रू उनको चोरी करना चाहती है, उनको जानना चाहती है क्या तैयारी टीएमसी की है। तो ऐसे में उसके बाद में गृहमंत्री के ऊपर लगातार हमला भी करती हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृहमंत्री को नॉटी होम मिनिस्टर, बदमाश गृहमंत्री ये कहकर संबोधित किया था, खुली चुनौती दी थी। ये आरोप लगाए थे कि साहब जो टीएमसी की राजनीतिक रणनीति है वो चुराने का काम बीजेपी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो अब सियासत तेज है, टीएमसी और बीजेपी के बीच जो जुबानी जंग छिड़ गई है, वार पलटवार जो किया जा रहा है, उसके तेवर देखिए आप। इस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ऐसे प्रदर्शन करते करते ममता बनर्जी चले जाएगी। एक तो रैंप पे चलना शुरू कर दिया, वो रैंप पे चलते चलते एकदम अंतर्जली यात्रा तक पहुंच जाएगी और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है। और आइए सीधे आपको कोलकाता लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी संदीप सरकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा संदीप से जानते हैं। संदीप, ये दिल्ली के अंदर तो हमने देख लिया कैसे आज सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो पहुंच गए गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर और वहां जाकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। आज दिन में कोलकाता में टीएमसी की तरफ से बीजेपी को निशाने पर लेकर क्या है रणनीति पूरी? देखिए, आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज सुबह से काफी कुछ होने वाला है कोलकाता में। एक तो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से आज दोपहर 12 बजे तक ईडी के तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट मांगा गया है। ईडी को एक डिटेल रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि ये रेड के बीच कैसे चीफ मिनिस्टर वो पहुंच गई, उसका जो राजनीतिक सलाहकार एजेंसी है आईपैक, उसके ऑफिस में घुस गए और कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स लेके बाहर चले आए। ये कैसे हुआ, ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके बारे में रिपोर्ट देना पड़ेगा 12 बजे के अंदर ईडी को। दूसरा बात, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया गया है। कल शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग एफआईआर हुआ है। सरकारी कर्मचारी को सरकारी काम से रोकना और डॉक्यूमेंट्स चोरी करना, इस सेक्शन में 2 अलग अलग एफआईआर हुआ है। 2 अलग अलग मामला दर्ज हुआ है कोलकाता हाई कोर्ट में, जिसका आज सुनानी होने वाला है। जस्टिस शुभ्रा घोष के इजलास में उसके घर में ये कार्रवाई होगा। एक मामला जो ईडी की तरफ से दर्ज किया गया है, ईडी का कहना है कि उनके रेड के बीच, ऑफिशियल प्रोसेस के बीच चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो चली आई और डॉक्यूमेंट्स लेके वो बाहर पहुंच गए। संदीप, ये जो आपने बताया ना कि टीएमसी, संदीप सुनिए ना, ये जो आपने अभी बताया कि टीएमसी की तरफ से भी 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई है और टीएमसी ने अपनी एफआईआर में कहा है कि साहब सरकारी काम में दखल डालना और दस्तावेज चोरी करना, तो टीएमसी ने ये एफआईआर किसके खिलाफ कटवाई है? देखिए, अभी तक ये जो एफआईआर है ये ईडी के खिलाफ ये एफआईआर है, ऐसा ही सुनने में आ रहा है और बाकी डिटेल अभी तक नहीं मिला। ये डिटेल थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। 2 अलग अलग एफआईआर हुआ है टीएमसी की तरफ से। एक आज कोलकाता हाई कोर्ट में जो ईडी का मामला है उसका सुनानी होगा और दूसरा बात टीएमसी की तरफ से अलग से मामला दर्ज किया गया है कोलकाता हाई कोर्ट में भी।
आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पवन गौड़ भी लगातार बने हुए हैं और इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय, प्रदर्शन जब आज हो रहा था वो भी उसमें शामिल थी और उनका भी बयान सामने आया, सुनाते हैं आपको। कर्तव्य भवन होम मिनिस्ट्री पर ही যতই করো হামলা যতই করো হামলা যতই করো হামলা যতই করো হামলা। दरअसल ये नारेबाजी यहां पर जब की जा रही थी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे थे और ये महुआ मोहित्रा को आप देख रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में एक एक टीएमसी सांसद को दिल्ली पुलिस ने यहां से जबरन हटाया क्योंकि अपनी मर्जी से जाने को ये तैयार नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने मान मनव्वल करने की बहुत कोशिश की लेकिन टीएमसी के सांसद जिद पर अड़े हुए थे और ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है वो कल ही ममता बनर्जी की तरफ से तैयार कर दी गई थी। ये कहा जा सकता है, ये देख लीजिए जरा आप, कैसे टीएमसी के सांसद बाकायदा जमीन पर लेट गए, हटने को वो तैयार नहीं थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों ने उनको उठाया और यहां से हटाया। कुछ इसी तरीके से डेरेक ओब्रायन को भी हटाया गया, उनकी तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे। डेरेक ओब्रायन भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, हटने को तैयार नहीं थे। देखिए फिलहाल डेरेक ओब्रायन नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से जबरदस्ती सांसदों को नहीं हटा सकती है लेकिन सांसदों को हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जब गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसद पहुंच गए थे हाथ में पोस्टर लेकर। नारेबाजी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की जा रही थी जमकर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है। पवन, ये बताइए कि टीएमसी ने आज सुबह सुबह जो सियासत गरमाई है इसको लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, इस पूरे मामले पर अभी तक तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन लगातार जो है कल से ही लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो बयान दे रहे थे। बीजेपी की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि जो ईडी है या जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। कोल स्कैम को लेकर लगातार जो है वो ईडी की छापेमारी भी चल रही थी। कल बंगाल में भी कई सारी जगह छापेमारी हुई थी और दिल्ली में भी कई सारी जगह छापेमारी चली थी, तो उसी का हिस्सा था। लेकिन ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए जहां ईडी की रेड चल रही है वहां पहुंच जाती है, वहां से कुछ फाइल उठाती हैं और बाहर आ जाती हैं और लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलती हैं। तो ऐसे में बीजेपी का कहना यही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र का की क्या हालात है या जांच एजेंसीज की क्या हालात है या लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है वो सबके सामने है। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अब फ्रस्ट्रेशन में है जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी अपना ग्राउंड पे अपना होमवर्क को तैयार कर रही है, ग्राउंड वर्क तैयार कर रही है। तो ऐसा बीजेपी नेताओं का मानना है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में और बंगाल चुनाव से ठीक पहले फिर से एक माहौल बनाना चाहती हैं, इसलिए ये सब कर रही हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर ममता की स्ट्रेटेजी की बात की जाए, संदीप सरकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा संदीप से जाते हैं। संदीप, ममता बनर्जी टीएमसी की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है, इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव और ऐसे में निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह को ही लेना है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर देश की सुरक्षा की नाकामी का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके के बयान एक के बाद एक टीएमसी की तरफ से सामने आते हैं, निशाने पर हर बार गृह मंत्री अमित शाह और उसी रणनीति पर टीएमसी आगे बढ़ रही है। संदीप, एकदम ये जो मुद्दा है ये मुद्दा अभी सियासी मुद्दा बन गया है। आपको जानकारी होगा कि 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है बंगाल चुनाव के लिए और कल जो हुआ इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस आज एक महारैली का कॉल दिया है जिसमें खुद ममता बनर्जी वो भी शामिल होंगे। आज करीब 7 से 10 किलोमीटर का एक महारैली कोलकाता में होने वाला है और हम अभी जहां खड़े हैं ये ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल पास है। ये जो जगह है ये ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इधर ये हाजिरा मोड़ कहते हैं, कोलकाता के साउथ हिस्से में पड़ता है। ये जो जगह है इधर आके ये 7-10 किलोमीटर का रैली खत्म होने वाला है और ये आज दोपहर 2 बजे से ये महारैली का कॉल दिया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और उनका कहना है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को यूज करके ये सब मुद्दा कर रहा है और इसके खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस रास्ते में
उनका जो पॉलिटिकल साथी है सबको लेके आज एक रैली निकलने वाला है आज दोपहर 2 बजे, जिनमें खुद ममता बनर्जी भी आज शामिल होंगे। एक पैदल चलेंगे, 7 से 10 किलोमीटर का रैली होगा आज और कुछ ही देर में उसका प्रिपरेशन अभी शुरू हो चुका है कोलकाता में। तो देखिए किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरने की तैयारी में खुद ममता बनर्जी, और इसकी शुरुआत कल ही हो गई थी। कल जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आए थे ईडी की कार्रवाई के विरोध में, और आज तो खुद महारैली का आयोजन ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। 7 से 10 किलोमीटर लंबी रैली ममता बनर्जी पैदल मार्च करेंगी कोलकाता की सड़कों पर। निशाने पर ईडी के जरिए तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को लेने की तैयारी में। कल ही ममता बनर्जी की तरफ से बाकायदा नाम लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर एक के बाद एक निशाने साधे गए थे, और देख लीजिए उसका ये असर या फिर रणनीति कह लीजिए आप, जो टीएमसी की तरफ से बनाई गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज सुबह सुबह जो दफ्तर है गृह मंत्रालय का उसके बाहर पहुंच जाते हैं और वहीं पर बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, धरना देने लगते हैं, जिन्हें बाद में पहले तो मान मनवल के जरिए, लेकिन जब नहीं माने तो फिर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती हटाया। इस बीच ये अलग अलग 6 तस्वीरें आप समझ सकेंगे किस तरीके से बंगाल का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कल आईपैक के ठिकानों पर रेड हुई थी, ईडी की रेड थी, आईपैक के ठिकानों पर हो रही थी। कोयला घोटाले से जुड़ा मामला बताया जा रहा था, लेकिन अचानक से कल ममता बनर्जी ने एंट्री कर दी। पहले वो आईपैक के डायरेक्टर के आवास पर पहुंची जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, और उसके बाद आईपैक के दफ्तर पहुंच गई जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, और वहां से प्रतीक जैन के आवास से प्रतीक जैन का मोबाइल, हार्ड डिस्क, कई दस्तावेज लेकर ममता बनर्जी बाहर निकली और खुद इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने निशाने पर बीजेपी को लिया। कोलकाता की सड़कों पर कल से ही तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हुगली में टीएमसी का प्रदर्शन, सिलीगुड़ी में हल्ला बोल टीएमसी का, हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और इसी सिलसिले को आज ममता बनर्जी और धार देंगी। कोलकाता में ईडी की रेड के बाद बंगाल में यह सियासी उबाल है। टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छिपाना चाह रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जिन सांसदों को गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर से हटाया गया है उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा मनोज से जानते हैं, मनोज अभी भी वही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही इन सांसदों को बिठाया गया है या फिर यहां से इन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है? अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी तक जो ये सांसद हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ अचानक से ये लोग धरना करने के लिए बैठ गए थे, धरना करने लगे थे, और यही वजह थी कि पुलिस को ज़बरदस्ती इनको हटाना पड़ा और सभी को अभी फिलहाल के लिए डिटेन किया गया है। डिटेन करके इनको संसद मार्ग पुलिस स्टेशन यानी पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन लाया गया है। अभी सभी जो सांसद हैं टीएमसी के वो वहीं अंदर ही मौजूद हैं और अभी पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। फिलहाल अभी उनको छोड़ा नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमा रही है उस पर कल ईडी ने साफ कर दिया था कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं और ना ही राजनीति की वजह से इस मामले पर जो है छापेमारी चल रही थी। ये जो छापेमारी थी एक 2020 का पुराना मामला था जिसमें सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। और शुरुआत में जब ये कोयला घोटाले की जांच शुरू हुई तब ये सामने निकल करके आया था कि हवाला से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है और जो पैसा था वो जो फंड था वो आईपैक के ऑफिस में भी यानी आईपैक को भी दिया गया था। उसी को लेकर के ईडी ने कल कोलकाता में भी रेड की थी, इसके अलावा दिल्ली में भी छापेमारी की थी। तो ये मुद्दा अब लगातार गरमाता जा रहा है। आपका अपना इतना लंबा अनुभव है, केंद्रीय एजेंसियां अगर छापे मारती हैं तो हजारों बार हम लोगों ने इस तरीके की खबरें कवर की है, लेकिन वाकई में कल जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि साहब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उसकी छापेमारी चल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा चल रहा है और चुनी हुई मुख्यमंत्री जो है वो दंदनाती हुई उस ठिकाने पर पहुंचती है, वहां से वो दस्तावेज, हार्ड डिस्क, मोबाइल, लैपटॉप, न जाने क्या क्या कुछ लेकर बाहर निकल आती हैं। अपने आप में ये मामला हैरान करने वाला था और शायद ये मामला ईडी को शर्मसार करने वाला, इसी वजह से ईडी की तरफ से अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया गया। मनोज मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय जी मौजूद हैं और जरा शताब्दी रॉय जी से ही जानते हैं। शताब्दी जी, आज आप लोग सुबह सुबह क्यों पहुंच गए गृह मंत्रालय के दफ्तर पर धरना देने के लिए? अच्छा, शताब्दी जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मनोज का फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज, मेरा सवाल आपने सुना तो प्लीज जवाब दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, हैरान कर देने वाला ये भी था कि कल जब ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी वहां पर, तो सबसे पहले वहां इलाके के डीसीपी पहुंचते हैं, उसके बाद कोलकाता के कमिश्नर वहां पर पहुंच जाते हैं और ईडी के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो ईडी की टीम वहां पर मौजूद थी, पहले उनके बाकायदा आई कार्ड चेक किए जाते हैं, उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं कि क्या वो ईडी की ही टीम है या नहीं है। जबकि ईडी जब कहीं रेड करने के लिए पहुंचती है तो लोकल पुलिस को पूरी जानकारी दी जाती है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी अपने साथ लेकर के जाती है। लेकिन अचानक से ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती हैं और ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद वो जो भी फाइल्स अंदर मौजूद होती हैं उसको लेकर के चले जाती है। तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है और पहली बार ऐसा मामला सामने आया कि कोई मुख्यमंत्री उस जगह पर पहुंची है जहां पर ईडी की टीम रेड कर रही थी और वहां से फाइल को अपने साथ लेकर चली गई। यही वजह थी कि कल ईडी की जो टीम थी वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने। अब आज उस पर सुनवाई होनी है, अब देखना होगा कि आखिरकार अदालत में क्या होता है। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। कोलकाता दर्शकों को लेकर चलेंगे, संदीप सरकार हमारे साथ मौजूद है। संदीप, कुल मिलाकर जो विश्लेषक है राजनीतिक, वो किस तरीके से देख रहे हैं ममता बनर्जी के इस कदम को? क्या ममता बनर्जी की ये राजनीतिक मजबूरी थी कि वो आईपैक के लिए, प्रतीक जैन के लिए ढाल बनकर खड़ी हो? देखिए, आईपैक जो एजेंसी है ये तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक सलाहकार संस्था कह सकते हैं और काफी सालों से ये काम आईपैक की तरफ से किया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर, जो बिहार चुनाव के समय जो प्रशांत किशोर को पूरा देश पहचाना, और ये प्रशांत किशोर जब ये कंपनी में थे तब से तृणमूल कांग्रेस के साथ ये कंपनी का ताल्लुक है। और उसके बाद प्रशांत किशोर से ये आईपैक कंपनी का पूरा दायित्वभार चला गया प्रतीक जैन के पास और तब से ये प्रतीक जैन का जो संस्था है अभी ये तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक सलाहकार कह सकते हैं। तृणमूल का कैसे इलेक्शन में क्या रणनीति होगा ये तय करना, इलाके में कौन कौन जो एमपी है, एमएलए है, कौन कैसे काम कर रहे हैं, किसका पॉपुलैरिटी बढ़ा, किसका पॉपुलैरिटी घट गया, किसको खड़ा करना चाहिए, किसको अभी किसका हालत ठीक नहीं है, जिस पार्टी के अंदर क्या किसको लेके काफ़ी बहुमत है, ये सब तय करना और उसके साथ क्या क्या स्ट्रेटजी होगा पार्टी का, कि किस किस मुद्दे को उछाला जाएगा, ये सब कुछ एक तरह से ठीक करता है ये आईपैक। और इसका एक ग्रुप है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर है, अभिषेक बैनर्जी है, सब बैठ के ठीक करते हैं। और इसी संस्था के घर में छापेमारी, ये तृणमूल कांग्रेस का जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो ये घटना उसको वो आईपैक के ऑफिस में और प्रतीक जैन के घर में उसको लेके गई है। और उसके बाद हम कल दोपहर 12 बजे से करीब 4-5 बजे तक, शाम के 4-5 बजे तक हमने देखा कि ममता बनर्जी उधर थे और उसने ईडी का जो ये मूव है, इस मूव को एकदम हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज कल एकदम अलग था। और उसके बाद से जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, ये इलेक्शन के पहले तृणमूल कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये तो साफ है। जिसका एक पार्ट हम कह सकते हैं कि आज का एक ये महारैली है और इसका एक पार्ट हम कह सकते हैं आज दिल्ली में जो आज सुबह गृह मंत्रालय के बाहर जो हुआ है, ये सभी इसी ये रणनीति का एक पार्ट कह सकते हैं। एनालिसिस आप कर रहे हैं संदीप सरकार। मैंने तो पहले ही कहा है कि साहब बैटल ऑफ बंगाल जो है उसके लिए रणभूमि आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया, जब सांसद तृणमूल कांग्रेस के गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंच गए बैनर पोस्टर लेकर और वहीं पर नारेबाजी शुरू, वहीं पर धरने की पूरी तैयारी। मान मुनव्वल इतना दिल्ली पुलिस ने किया, नहीं हटे तो फिर जबरदस्ती दिल्ली पुलिस को इन सांसदों को हटाना पड़ा गृह मंत्रालय के दफ्तर के सामने से। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे शताब्दी रॉय टीएमसी की ये सांसद है, हट नहीं रही थी और जबरदस्ती फिर इनको जो दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी है वो वहां से हटाती हुई बस में ले जाती हुई, और किस तरीके से धक्का मुक्की किसी स्थिति यहां पर बन रही थी, जोर जबरदस्ती किसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। माननीयों के बीच, दिल्ली पुलिस के बीच ये भी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ गवाही दे रही हैं। लेकिन जो इस बात का जिक्र हमारे सहयोगी संदीप कर रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल मुद्दा यकीनन इसको ममता बनर्जी ने बना दिया है और वो पॉलिटिकल मुद्दे को ही आगे बढ़ाने के मकसद से आज दोपहर
2 बजे जो महारैली का आयोजन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोलकाता में किया जाएगा। खुद ममता बनर्जी पैदल मार्च करती हुई नजर आएंगी। मामला लगातार सियासी तौर पर गरमाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच रूस भागने की योजना तैयार कर ली है। एक खुफिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ब्रिटिश अखबार दावा कर रहा है अगर प्रदर्शन को रोका नहीं जा सका तो खमेनी देश छोड़ देंगे। खमेनी अपने बेटे, सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ तेहरान से निकलने को तैयार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी। ईरान में जनता के प्रदर्शन के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। रूस भागने की तैयारी में है आयतुल्लाह खमेनी। ब्रिटिश अखबार के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है। खुफिया रिपोर्ट को ब्रिटिश अखबार ने आधार बनाकर यह बड़ा दावा किया। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका वैसे भी नजर लगाकर बैठा हुआ है ईरान के हालात को लेकर, और अब तो खुली चेतावनी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है, कड़ी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है ईरान को। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. और वहीं दूसरी तरफ ईरान में पिछले 12 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन ने अब एक बेहद गंभीर रूप ले लिया है। कल रात को पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, मोबाइल नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में एक सरकारी इमारत में आग लगा दी। तेहरान में ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के खिलाफ विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने IRGC के पोस्टर पर आग लगा दी। प्रदर्शनकारी आयतुल्लाह खमेनी और इस्लामी क्रांति के संस्थापक आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे 150 शहरों में प्रदर्शन की आग ईरान में फैल चुकी है। प्रदर्शनकारियों में, सुरक्षा कर्मियों में झड़प का सिलसिला जारी है। कई जगह आगजनी हो रही है और खुलकर खमेनी के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन बढ़ता हुआ, धधकता हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, जिस तरीके से ईरान धधक रहा है, इसके बाद अब तख्ता पलट का काउंटडाउन ही इसको माना जाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल ईरान में बीते 13 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ये इसकी शुरुआत हुई थी ईरान में जो उनकी करेंसी है उसका काफी नीचे चले जाने के बाद से महंगाई के मुद्दे पर इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब ईरान के लगभग जितने प्रांत हैं सभी प्रांतों में विरोध प्रदर्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ईरान के अंतिम शाह रहे हैं उनके बेटे रजा पहलवी ने भी अपने समर्थकों से ईरान की सड़कों पर उतरने की मांग की है और न डरने की अपील की है। इस वक्त रजा पहलवी अमेरिका में है, निर्वासित जीवन जी रहे हैं। तो देखना यही होगा कि आखिरकार ये जो विरोध प्रदर्शन है जिसको कम करने की कोशिश खामनेई की तरफ से की गई थी, जो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं उनकी तरफ से और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है और ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त ईरान की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर तेहरान और मशहद जो 2 सबसे बड़े शहर है ईरान के, वहां पर ज्यादा विरोध प्रदर्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह भी जानने को मिल रही है कि पुलिस की टीम ने तेहरान और मशहद में प्रदर्शनकारियों को बीती रात बिल्कुल भी रोका नहीं है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार ईरान में आगे चलकर क्या कुछ होता है।
आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाते चलते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर हजारों की तादाद में भीड़ उतरी हुई है। खamenei की सत्ता को साफ चुनौती दे रही है। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी का सिलसिला जारी है। भीड़ ने सैनिकों के सम्मान में बने मेमोरियल के पोस्टर को ही आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। एक तस्वीर जिसमें सेना के सम्मान का ये पोस्टर, इसे आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खुमैन इलाके की तस्वीर है। ईरान में इस्लामिक शासन के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म स्थान है ये। बीती रात यहां भीड़ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तीसरी तस्वीर ईरान के इस्फहान प्रांत की देख रहे हैं आप। यहां हर तरफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर अपना कब्जा जमाते हुए, आगजनी करते हुए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी यहां रजा पहलवी नाम के नारे लगा रहे हैं। उत्तरी ईरान के गोरगन शहर में भी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। यहां भीड़ ने गवर्नर की बिल्डिंग के साथ साथ कई पुलिस गाड़ियों, मोटर बाइक्स में आग लगा दी। तो ईरान में विपक्ष के नेता हैं रजा पहलवी। उनका बयान अब सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रजा पहलवी कह रहे हैं, लाखों ईरानियों ने आज रात अपनी आजादी की मांग की। जवाब में ईरान में सरकार ने कम्युनिकेशन की सभी लाइंस काट दी, इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके साथ ही पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। रजा पहलवी ने ईरान की सरकार और सेना को चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जनता पर हो रहे अत्याचार का जवाब जरूर दिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके की ये घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर अब बस ये कहा जा सकता है कि वक्त की बात है और थोड़ा इंतजार और उसके बाद ईरान में सत्ता की तस्वीर बदली हुई होगी। देखिए बिल्कुल रोमाना, ये देखना होगा कि अभी अमेरिका इस पूरे मामले में किस तरह से दखल करता है, उसका क्या रुख रहता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां प्रदर्शनकारियों पर कोई किसी तरह से हमला होता है तो अमेरिका इसका जवाब देगा। बिल्कुल, अमेरिका इसका जवाब देगा, ये रजा पहलवी तो कह ही रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी जिस तरीके से खुलकर ईरान को चुनौती दी जा रही है, कड़ी चेतावनी दी जा रही है, उसके बारे में भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए विशाल। और विशाल से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ईरान की ये तस्वीरें हैं, ईरान के अलग अलग शहरों का हाल आप देख रहे हैं और कमोबेश हर शहर में ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, जहां प्रदर्शनकारी अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान में दिसंबर से शुरू हुआ कोहराम अब और बढ़ता जा रहा है। आवाम खamenei हुकूमत की चेतावनियों को दरकिनार कर सड़कों पर उतर रही है, गोलियां खा रही है और ऐसे में अमेरिका ईरान की आग में बराबर घी डाल रहा है। जब ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी, उसके यहां आग लगाने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब ये पूरा का पूरा सिलसिला कहां जाकर थमेगा, अंजाम क्या होगा, इसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा विशाल से ही जाते हैं। विशाल, ये टकराव की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है ईरान के हालात को लेकर, ईरान और अमेरिका के बीच अंजाम क्या होगा? देखिए रोमाना, अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी और यूं कहें कि जो दुश्मनी है काफ़ी पुरानी है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके अलावा कई और देशों ने ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान की इकॉनमी पर भी बड़ा असर पड़ता रहा है। लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है ईरान में, तेहरान की सड़कों से इसकी शुरुआत हुई थी। बीते 13 दिन से लगातार ईरान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में यह विरोध प्रदर्शन फैल चुका है। और ख़ास बात यह है कि मुद्दा महंगाई था, मुद्दा बेरोजगारी था, मुद्दा जो ईरान की मुद्रा लगातार नीचे गिर रही थी वो था। लेकिन अब वहां से आगे बढ़कर ये खamenei को हटाने की मांग, कई विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं वो लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि खamenei
सत्ता से हटें। लेकिन देखना यह होगा कि क्या ये इतना आसान होगा। जिस तरह से बड़ी संख्या में विरोध करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं जो निर्वासित नेता हैं ईरान के रजा पहलवी, वो लगातार अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से बैठकर अपने समर्थकों से यह अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरें, यह आखिरी मौका है। इन शब्दों का प्रयोग रजा पहलवी की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ दिन पहले एक चेतावनी ईरान को दी थी कि अगर ईरान की सड़कों पर जो लोग प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई हमला ईरान की तरफ से किया जाता है या कोई हिंसा की जाती है, उन्हें मारा जाता है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर अदालत ने आरोप तय किए। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू परिवार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, सब पर आरोप तय कर दिए गए हैं। परिवार आपराधिक षड्यंत्र में शामिल, ये कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी भी सामने आ रही है। जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था, ये कोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी की है और इसी को आधार बनाकर आरोप फिलहाल तय कर दिए गए हैं। लालू परिवार ने अधिकारों का दुरुपयोग किया, अदालत ने यह भी कहा है। देखिए, 2004 से लेकर 2009 के बीच का यह मामला है, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे और उसी दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने का ये पूरा मामला अब जो अदालत पहुंच चुका है, कानून की कसौटी पर कसा जाएगा। आरोप अदालत में आज तय हो गए हैं लालू परिवार पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, न सिर्फ आरोप तय हुए हैं बल्कि साथ ही साथ जो कड़ी टिप्पणियां अदालत की तरफ से की गई है वो लालू परिवार की परेशानी बढ़ाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल रुमाना जी, देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई और जिस तरह से चार्जशीट पेश किए गए, उसमें उनकी जांच का भी काफी उन्होंने बारीकियों से जांच की थी, क्योंकि इस पूरे मामले में 100 आरोपी बनाए गए थे सीबीआई की तरफ से, जिसमें कुछ रेलवे के अधिकारी भी थे, लालू परिवार भी थे, जिसका जिक्र आप कर रही थी। लेकिन लालू यादव के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और सीधे तौर पर यह कहा है कि लालू यादव ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है, और न केवल दुरुपयोग किया है बल्कि उनके षड्यंत्र में उनका पूरा परिवार यानी कि तेजस्वी, राबड़ी और ये तमाम जो लोग हैं वो शामिल थे। और इसी आधार पर फिलहाल कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हालांकि कुल 52 आरोपी जो हैं उनको आरोप मुक्त किया गया है। 41 लोगों के खिलाफ फिलहाल ये आरोप तय किया गया है। 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने लालू को लेकर ये कहा जरूर है कि जमीन के बदले कई लोगों को नौकरी दी गई और इस पूरे मामले में यादव परिवार को फायदा मिला है और उनके पूरे आपराधिक साजिश में उनका पूरा परिवार शामिल रहा। तो ये आप जैसा कि बता रहे हैं, क्योंकि शुरुआती जो मामला था उसमें करीब 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 5 की क्योंकि मृत्यु हो गई थी। ऐसे में 103 अक्यूज्ड में से 5 पहले ही मर चुके हैं, उनका निधन हो गया है। 52 को आरोप मुक्त कर दिया है। 41 पर आरोप तय हुआ है। तो किन किन धाराओं के तहत इन पर आरोप तय हुआ है, उसमें क्या लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, उस पर ज्यादा संगीन धाराएं हैं क्या जिसके तहत आरोप तय हुए हैं? इसको लेकर कुछ डिटेल सामने आ रही है क्या सुशील? जी देखिए, जो अभी तक शुरुआती जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार की जो धारा 13/2 है, उसके तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। और इसमें अगर बात करें तो धारा 120B भी लगाई गई है। और जैसे जैसे अदालत अपना आदेश सुनाएगी ये पता चल पाएगा कि आरोप किसमें तय किया गया है। लेकिन ये तय है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 120B जो आपराधिक साजिश है उसके तहत फिलहाल आरोप तय किए गए हैं। हालांकि धाराएं और भी लगी हैं, वो तस्वीर थोड़ी देर में रुमाना जी साफ हो पाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि भ्रष्टाचार की जो धारा थी वो जरूर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगी है कि किस तरह से ये परिवार मिलकर उन्होंने जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी है और सस्ते दरों में जमीनें ली हैं और जमीनों को सेल कंपनियों को दिया था। तो इन आधार पर सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की, और न केवल एक चार्जशीट पेश की है बल्कि 3 से 4 चार्जशीट पेश की, जिसमें लालू परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनकी संलिप्तता किस तरह रही, किस तरह उन्होंने फायदा लिया। आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो 52 आरोपियों को बरी एक तरीके से कर दिया गया है, 41 पर आरोप तय कर दिए गए हैं और उसमें मुश्किलें सबसे ज्यादा लालू परिवार की बढ़ती हुई, खासतौर से लालू प्रसाद यादव को लेकर अदालत की सख्त टिप्पणी सामने आई है कि अधिकारों का दुरुपयोग लालू और लालू परिवार की तरफ से किया गया।